अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 134। दिन की रोशनी अच्छी तरह फैल चुकी थी। थोड़ी देर के लिए सोना ज़रूरी था, सोने के बाद ही ख्वाब आते हैं। लेकिन उसकी हथेली जागती आंखों के सामने यूं चली आई थी कि मुझे ख्वाब ख्वाब सी लग रही थी। मुझे नींद पूरी करने के बाद ख्याल खुआनी की ना ख़त्म होने वाली दौड़ में मसरूफ़ रहना था। लेकिन दौड़ते रहने को ज़रा देर रुकना पड़ता है, थकना पड़ता है, ज़रा दम लेना पड़ता है और किसी के हाथ का सहारा भी लेना पड़ता है। मैंने कमल की तरह खिली हुई गुलाबी हथेली को थाम लिया। वो हथेली संगमरमर की तरह फिसलती हुई सी थी, जैसे ताजमहल का एक टुकड़ा मेरे हाथ आ गया हो। लेकिन नहीं, संगमरमर तो सख्त होता है। वो हथेली इतनी मुलायम थी जैसे कोई नाजुक सा ख्याल होता हो। वो मुलायम सी हथेली फूल की तरह मेरे हाथों में आई थी और खुशबू की तरह खिल रही थी। शायद वो चादर की आड़ से मुझे देख रही थी। वो क्याफा शनास तो नहीं थी, लेकिन औरत की हिस्स बड़ी तेज होती है। वो मर्द के चेहरे को इस हद तक पढ़ लेती है जिस हद तक वो उसकी ज़ात से वाबस्ता होना चाहता है। शायद वो समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं लकीरों को पढ़ रहा हूँ या अपने दिल की धड़कनों को। और शायद उसने समझ लिया था, क्योंकि अब मेरे हाथों में उसका हाथ किसमिसा रहा था। मैंने पूछा, जब छुड़ाना ही था तो अपना हाथ मेरे हाथ में क्यों दिया था? उसका हाथ थम गया। दूसरे लफ्ज़ों में उसने अपने हाथ को मेरे हाथों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैंने कहा, यह लकीर कहती है कि तुम मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक हो, लेकिन यह कुव्वत इरादी कभी तुम्हारे नुकसान का सबब बन सकती है। लिहाजा किसी मुहिम पर रवाना होने से पहले मुझे ज़रूर इत्तला देना, ताकि मैं तुम्हारी सही रहनुमाई कर सकूं। मैंने फिर उसकी मुलायम हथेली पर अपना हाथ फेरा, जैसे लकीरों को वाज़े करके देखना चाहता हूं। इसके बाद कहा, तुम दुश्वार गुजार मराहिल से तनहा गुजर सकती हो। इसके बावजूद एक साथी की ज़रूरत शिद्दत से महसूस करती हो। ऐसा साथी जो तुम्हारे मिजाज के मुताबिक हो, दलेर और जवां मर्द हो, और कदम कदम पर तुमसे बरतर होने का सबूत देता रहे। पहले तुमने महबूब को खूब समझा, अब मुझे खूबतर समझ रही हो, बल्कि अपने से बरतर समझ रही हो। इसलिए मेरा फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही उसने अपना हाथ खींच लिया। चादर संभालती हुई दूसरी तरफ घूम गई। पहले ही कुछ कम छुपी हुई नहीं थी, अब और छुपना चाहती थी। उसके ख्याल में चादर पूरी तरह छुपा नहीं रही थी, वो कुछ और जतन करना चाहती थी। फौरन ही दरवाजे की तरफ घूम कर जाने लगी। मैंने आवाज़ दी, हदीका रुक जाओ, सुनो। वह दरवाजे पर पहुंचकर ज़रा रुकी, जैसे रुकना ना चाहती हो। मेरी आवाज़ ने जबरन जकड़ लिया हो। फिर वो एक झटके से आगे बढ़ गई, दरवाजे के पार चली गई, निगाहों से ओझल हो गई। अब मैं उसे देख नहीं सकता था, उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम नहीं कर सकता था कि वो दूसरे कमरे में जाकर छुप रही है या इस बंगले से जा रही है। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर पहुंचकर बाहर देखा, वो नज़र नहीं आ रही थी। ये जज्बे क्या होते हैं? बेचारी पहले मुंह छुपाती थी, अब मुझसे हाथ की लकीरों को भी छुपाया करेगी। मैं अपने बेडरूम में आ गया। वहां का कालीन तब्दील हो चुका था। मेरे मातहतों ने कमरे की सफाई कर दी थी और वहां से जा चुके थे। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 7:40 हुए थे। मुझे थकन का एहसास हो रहा था। अब ख्याल खुआनी की सक्कत नहीं रही थी। मैं आराम से सो जाना चाहता था। मजबूरी यह थी कि अपने साथियों की खैरियत मालूम किए बगैर मुझे करार ना आता। सोने को दिल भी ना चाहता, और साथियों की खैरियत मालूम करने का मतलब यह था कि पहले मैं सोनिया और रसवंती के पास पहुंचूं, फिर मरजान और बिलबा की खबर लूं, फिर आला बीबी से मालूम करूं कि हमारी प्लानिंग के मुताबिक किस हद तक अमल हो रहा है। उसके बाद सज्जाद की खैरियत मालूम करूं। इस तरह सिलसिला इतना तवील होगा कि सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह हो जाएगी। आखिर मैंने रसवंती के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो सो रही थी। मेरे पहुंचते उसकी आंख खुल गई। वो चुपचाप लेटी हुई आंखें खोले दिमाग के खला में झांकने की कोशिश कर रही थी। मालूम करना चाहती थी आंख क्यों खुल गई। मैंने कहा, रसवंती, ये मैं हूं। वो खुश होकर उठ बैठी। अपने करीब ही लेटी हुई सोनिया को देखा। वो अली तैमूर को अपने पहलू में लिए गहरी नींद सो रही थी। पारस रसवंती के पास था। मैंने कहा, तुम्हारी दिमागी कुव्वतें रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही हैं। अब मेरी सोच की लहरें महसूस कर लेती हैं, इसीलिए तुम्हारी आंख अचानक खुल गई थी। हाँ, मैं भी यही समझती हूँ। यूं तो जागने की हालत में सोच की लहरों को महसूस कर लेती थी, लेकिन दिमागी कमजोरी के बायस नींद की हालत में एहसास नहीं होता था। आज पहली बार हुआ है। रसवंती, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी है? वो बोली, जब तुम मुझे रसवंती कहती हो तो मैं बयान नहीं कर सकती खुशी से क्या हालत होती है। यूं लगता है तुमने माजी को भुला दिया हो और मुस्तकबिल के लिए मुझे पुकार रही हो। मैं चुप रहा। उसने पूछा, खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? मैं बहुत थक गया हूँ, पिछली रात सो ना सका, अब सोना चाहता हूँ। बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हें टेलीपैथी की लोरी सुनाऊंगी। सोना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सोने से पहले मैं तमाम साथियों की खैरियत मालूम करता हूँ। आज ये काम तुम कर लो। अच्छी बात है, कर लूंगी। तुम इत्मीनान से सो जाओ, अपने जहन को ज्यादा ना थकाओ। मैंने बेडरूम के दरवाजे को अंदर से बंद किया, तमाम खिड़कियों को चेक किया, फिर मुतमईन होकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा,
सोने से पहले मैं चंद अहम बातें बता दूं। मैं मरजाना और बिल्बा के सिलसिले में धोखा खा गया, उन्हें तिल अबैब नहीं भेजना चाहिए था। रसवंती ने पूछा, क्या वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई हैं? गिरफ्तार होने वाली हैं। किस्सा यूं है कि यहूदियों के हाथ एक डम्मी फरहाद लग गया है। उसे अच्छी तरह चेक किया गया। वो मेकअप में नहीं है। दरअसल ब्लैक शैडो मेरे हमशक्ल लोगों की तलाश में रहता है। कोई मेरा हमशक्ल ना हो मगर बड़ी हद तक मुझसे मुशाबहत रखता हो तो वो बाकी कमी पूरी कर देता है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए हूबहू फरहाद बना देता है। यही वजह है कि यहूदी उसे चेक करने के बाद मुतमईन हो गए हैं। मैं समझ गई। यहूदी फिर अपनी मक्कारियों पर उतर आए हैं। वो समझ रहे हैं फरहाद उनके हाथ लग गया है। अब वो आसानी से हम सबको ब्लैकमेल कर सकेंगे और वादी काफ में आने जाने का रास्ता बना लेंगे। वो यहाँ भी अपनी मनमानी कर सकेंगे। शायद इसी वजह से वो मरजाना और बिल्बा को भी रोकने की कोशिश करें। मैं यही बताना चाहता था। अब चूंकि वो डम्मी फरहाद ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता, इसलिए इस बात की मजीद तस्दीक हो गई है कि अब तक तुम ही फरहाद के नाम से ख्याल ख्वानी करती रही हो। लिहाजा उनके लिए यही बात मुसद्दिका रहनी चाहिए। ठीक है, मैं इन बातों को पेश नज़र रखते हुए ख्याल ख्वानी करूंगी। सबाता अनकरा पहुंच चुकी होगी। उसके साथ आने वाला भारतीय वफ्द तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम पहले सबाता के पास जाओगी। मैं तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी। तुम इत्मीनान से सो जाओ, ज़्यादा ना सोचो। मैं बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद करके अपने दिमाग को हदायत देने लगा कि 4 घंटे तक आराम से गहरी नींद सोता रहूं। रसवंती ने मुदाखलत की, नहीं फरहाद, 4 नहीं 6 घंटे तक सोते रहोगे। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे हिस्से का तमाम काम निपटा लूंगी। कोई परेशानी या मजबूरी होगी तो नींद से बेदार करूंगी, मगर तुम 6 घंटे तक सोते रहोगे। अच्छी बात है, मैं सो रहा हूँ। इस दौरान कोई गैर मामूली बात हो, मेरे कमरे में कोई दाखिल होना चाहे या खिड़की दरवाज़ों को खोलना चाहे तो मेरी आंख खुल जाए। मैंने यह हदायत दी और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। वो मुझे टेलीपैथी की लोरी सुना रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम होता जा रहा था। फिर मैं सचमुच 6 घंटे के लिए गुम हो गया। अगर रसवंती ना होती तो मैं इतनी देर तक सुकून से नींद पूरी नहीं कर सकता था। वाकई उसने मेरी कमी पूरी कर दी। सिर्फ कमी पूरी करने की बात नहीं थी, वो नींद के दौरान मेरी हिफाजत भी कर रही थी। जब मैं क्रिस्टोफर मिकी बनकर यहाँ पहुंचा था तो ऐसे ही वक्त एक बार उसने मेरे पास पहुंचकर क्रिस्टोफर के खास मुलाजमों के दिमागों में झांक कर देख लिया था, जिनमें एक एडना नामी मुलाजमा थी और दूसरी काबिल जिक्र वो अंग्रेज लेडी सेक्रेटरी थी, जो मुझे क्रिस्टोफर मिकी समझकर लिफ्ट लेने की कोशिश करती रहती। इसके अलावा लैला के दिमाग में भी पहुंच सकती थी। हदीका के सिलसिले में वो मेरी तरह मजबूर थी। उस गूंगी ने तो अपने वजूद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। उसके दिमाग में पहुंचने का कोई रास्ता ना था। जब तक मैं नींद में मस्त रहा, रसवंती हमारे तमाम साथियों की खैरियत मालूम करती रही और मेरा पैगाम पहुंचाती रही। इस दौरान वो बार बार कभी अडना और कभी लेडी सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच कर देख लेती, कहीं मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं है। वो मेरे दिमाग में नहीं आना चाहती थी, जानती थी जैसे ही उसकी सोच की लहरें पहुंचेगी मेरी आंख खुल जाएगी, और वो मुझे जगाना नहीं चाहती थी। वो बार बार मेरे इतराफ़ पहुँच कर मुतमईन हो जाती थी कि मैं महफूज हूँ। वो अपनी मुख्तलिफ मसरूफियात के दौरान पहली बार लैला के दिमाग में पहुंची। उस वक्त वो गहरी नींद में थी, पिछली रात की जागी हुई थी। उसके ख्वाबीदा दिमाग ने रसवंती को बताया कि वो होटल पहुंचकर बिल्कुल थके हुए अंदाज में बिस्तर पर गिर पड़ी थी। इसके बावजूद नींद नहीं आ रही थी क्योंकि फरहाद उसके दिमाग में कहीं छुपा हुआ था। मुख्तलिफ अंदाज में उसकी रहनुमाई कर रहा था, लेकिन खुद को जाहिर नहीं कर रहा था। अगर जाहिर कर देता तो जाने क्या होता। शायद एक ज़िद्दी सीक्रेट एजेंट, सारा आइज़िक और संगदिल फ़लस्तीनी मुजाहिदा लैला सानी की दुनिया बदल जाती। लैला की ख्वाबीदा सोच कह रही थी, अच्छा हुआ उसने खुद को जाहिर नहीं किया। मेरे अंदर रहकर आंख मचोली खेल रहा है। ये खेल इतना पुरस्कार, दिलचस्प और तजस्सुस अंगेज़ है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में गुम हो जाती हूँ। और वाकई वो ख्वाब में फरहाद अली तैमूर को देख रही थी। हालांकि उसने मुझे असली चेहरे के साथ कभी रूबरू नहीं देखा था, सिर्फ तस्वीर देखी थी। वही तस्वीर उसके ख्वाबों में मुजस्सम हो गई थी। चूंकि रसवंती उसके ख्वाबीदा दिमाग में पहुंची हुई थी, इसलिए मेरे साथ वो भी ख्वाब की स्क्रीन पर नजर आ रही थी। लैला नींद की हालत में किसमिसाने लगी। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरा नाम सुना है मगर देखा नहीं है। पहली बार देख रही हो तो सुन लो, मेरा नाम रसवंती है। उसने हैरानी से पूछा, मादाम मुझे मिलने वाली इतला के मुताबिक आप कोहे काफ में हैं, फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं फरहाद का साया हूँ, ऐसा साया जो अंधेरे में भी साथ नहीं छोड़ता। गहरी तारीकी में हो तो उन पर टेलीपैथी का साया कर देती हूँ। लैला ने चुपता हुआ सवाल किया, और आपके फरहाद पर हसीन तरीन बासलाहियत औरतों का साया हो तब क्या करती हैं? रसवंती ने गहरी सांस ली, फिर कहा, पहले पहले लड़ती थी, गुस्सा दिखाती थी, फिर पता चला मैं समुंदर की मुंह जोर लहर हूँ। जितनी बार बिफरती हुई फरहाद के साहिल तक पहुंचूंगी, ठंडी ठंडी वापस चली आया करूंगी, फिर बिफर कर आऊंगी, फिर इसी तरह नाकाम हो जाऊंगी। मियाँ बीवी साहिल और समुंदर का नाता मियाँ बीवी साहिल और समुंदर का नाता इसी तरह कायम रह सकता है।
कि लहर सुकून से साहिल की आगोश में आए और आराम से वापस चली जाया करे। मैं ये बात हर मियाँ बीवी के लिए नहीं कहती। बाज़ मर्दों का मिजाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। वो अपनी ज़ात में चट्टान होते हैं। जब औरत अपने हुस्न के हरबों से और मोहब्बत की गर्मी से उसे पिघला नहीं सकती, गुस्सा दिखाने से भी बस नहीं चलता, उसे छोड़ने को भी दिल नहीं चाहता, तो वह हथियार डाल देती है। ऐसे ही मर्द को पसंद करती है जो चट्टान हो। और मेरा तजुर्बा है, जिस चट्टान को औरत ना तोड़ सके उसे कोई नहीं तोड़ सकता। गोया तुम्हें इस बात पर एतराज़ नहीं है कि तुम्हारा मजाजी खुदा मेरे ख्वाब में क्यों आता है? मैंने कहा ना, पहले गुस्सा भी आता था और एतराज़ भी करती थी। और उसके हरजाईपन पर यह सोचती थी वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? अब ये अकल आ गई है कि खुशबू बिखर नहीं सकती, उसे समेटा जा सकता है। औरत में तहम्मुल हो तो वह दिल की शीशी में उसे परफ्यूम की तरह कैद कर सकती है। मेरी इस बात को आम से अंदाज में यूं समझो कि मर्द इस दवाजी जिंदगी के खूंटे से बंधा हुआ एक बैल है। वह रस्से की लंबाई तक दूर भागता है, जहां लंबाई खत्म होती है वहां से फिर खूंटे की तरफ वापस आता है। क्या फरहाद भी वापस आता है? एक नहीं, 1000 बार हमारे दरमियान इख्तलाफात हुए, हम एक दूसरे से बिछड़ गए। हमारे दरमियान इतनी नफरत बढ़ी कि हम दुश्मनी पर उतर आए। मुझे हम नहीं कहना चाहिए, सिर्फ मैं दुश्मनी पर उतर आई। ये मेरी नादानी थी। 1000 इख्तलाफात के बावजूद वो मेरे हैं और हमेशा मेरी तरफ लौट आते हैं। फिर मुझे किस बात पर एतराज़ हो सकता है? मैं तो अपनी जगह अटल हकीकत हूँ, मुझ पर तो पारस की मोहर लगी है। और कोई बाप अपने बेटे की माँ से ज़्यादा दूर नहीं जाता। वो सुबह को भूलता है, शाम को वापस आ जाता है। रसवंती कहते कहते रुक गई। ख्वाब की स्क्रीन हौले हौले थरथरा रही थी, दिमाग के प्रोजेक्टर में मदाखलत कर रही थी। वो लैला के दिमाग में रहकर महसूस कर सकती थी कि उसके आसपास कोई गड़बड़ है। शायद कोई कमरे के अंदर दाखिल होना चाहता है। उसने हौले से उसके दिमाग को झंझोड़ते हुए सरगोशी में कहा, खतरा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, एकदम से चौकन्नी होकर चारों तरफ कमरे में देखने लगी। सोचने लगी वो अचानक कैसे बेदार हो गई, कैसे अनजाने खतरे का एहसास हो गया। फिर उसे क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, सारी बात समझ में आ गई। कोई मुकफ्फल दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो बिस्तर से उछलकर फर्श पर आ गई, एकदम से शेरनी की तरह तनकर खड़ी हो गई। दिमाग तेजी से सोच रहा था, आने वाला एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकती हैं। इन हालात में क्या किया जाए? उसकी अपनी सोच कह रही थी, मुकाबला करूंगी, मैं किसी से कमतर नहीं हूं, उनके दांत खट्टे कर दूंगी। रसवंती ने उसकी सोच में कहा, लेकिन मुझे सोचना चाहिए, ऐसे हालात में फरहाद की साथी औरतें क्या करती हैं? उसने यकीनन मुझे भी ऐसे मौक़ों के लिए कोई गाइडलाइन दी होगी। लैला को फ़ौरन याद आ गया, उसने उसे अक्सर समझाया था कि गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है और कामयाबी से दूर ले जाता है। लिहाजा सहूलत से और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। दूसरे ही लम्हे उसने आने वालों से मुकाबला करने का ख्याल तर्क कर दिया। सुकून से सोचा तो बात समझ में आ गई। उसने फ़ौरन ही बिस्तर की चादर को दुरुस्त किया, तकिए को सलीके से रखा, फिर तेज़ी से चलती हुई बाथरूम में गई। वहां जाकर उसने शावर को खोल दिया, दरवाजे को फिर बंद करके उस दरवाजे के पीछे चली आई जिसे खोलने की कोशिश की जा रही थी। वैन उस वक्त पहुंची जब दरवाजे का हैंडल आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा था और वह मोहतात अंदाज में खुलता जा रहा था। आने वाले आहिस्तगी से उसे खोलते हुए अंदर देख रहे थे। समझना चाहते थे कि लैला कहाँ है। वह बिस्तर पर नजर नहीं आई। वहां की बेशिकन चादर पूछ रही थी, भला दिन के वक्त कोई सो सकता है? उसी वक्त बाथरूम से पानी गिरने की आवाज ने मुतवज्जा किया। वो मुस्कुराकर यूं देखने लगे जैसे शिकार को पा लिया हो। उन्होंने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लैला उसके पीछे नज़रों से ओझल हो गई। उन्हें नज़र नहीं आ रही थी, आने वाले दो थे और वह दबे कदमों बाथरूम के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। उनमें से एक ने करीब पहुंचकर दरवाजे से कान लगाते हुए अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश की। दूसरे ने हैंडल पर हाथ रखा। वो मालूम करना चाहता था दरवाज़ा खुला है या बंद है। जब लैला ने देखा कि वो ठीक दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं, तो उसने अचानक ही नपे तुले कदमों से आगे बढ़कर एक छलांग लगाई। फिजा में जरा बुलंद हुई, फिर इससे पहले कि वो दोनों आहट सुनकर चौंकते, बेचारे फ्लाइंग किक की जद में आ गई। बाथरूम के दरवाजे से टकराते हुए अंदर चले गए। यूं कहना चाहिए कि बाथरूम के गीले चिकने फर्श पर फिसलते हुए दूर तक चले गए। जब तक वह संभलते और वहां से वापस आते, लैला ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब वो इत्मीनान की गहरी सांस लेकर सोच रही थी। वाकई जहानत और हाजिर दिमागी में जो लुत्फ हासिल होता है वो लड़ाई झगड़े में नहीं होता। अगर मैं लड़ाई करती तो थोड़ी बहुत मेरी भी टूट फूट होती। फरहाद मुझे बेहतरीन गाइडलाइन दे रही हैं। वह चौंक गई। उसे ख्याल आया, वह अचानक गहरी नींद से कैसे बेदार हो गई थी। क्या फरहाद ने जगाया था? उसके दिमाग से अचानक गुस्सा कैसे निकल गया और वह तहम्मुल से किस तरह हाजिर दिमागी का मुजाहरा करने लगी। क्या यह सब फरहाद की ढकी छुपी कार फरमाई है? क्या वो अब भी मेरे दिमाग में मौजूद है? मैं जागती हूँ, सोती हूँ तो वो मेरे पास रहते हैं। वो खुश होने लगी।
बाथरूम में बंद होने वाले उस दरवाजे के हैंडल को झटके दे रहे थे। खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह दरवाज़ा पीटना नहीं चाहते थे। आवाज़ भी नहीं दे सकते थे क्योंकि वो चोरों की तरह आए थे। वो यकबारगी चौंक कर पलट गई। कमरे का वो मुकफ्फल दरवाज़ा जिसे खोलकर 2 दुश्मन अंदर आए थे, अब वहाँ तीसरा दुश्मन नज़र आ रहा था। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था। वह लैला को सर से पांव तक देख रहा था। दांत पीसने के अंदाज में दांतों की नुमाइश करते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हारी उम्र क्या है बेबी? तुम गोल्डन रैकेट से टकराने चली हो, जिंदगी से बेजार हो गई हो तो चुपचाप खुदकुशी कर दो। मैं इतनी कमसिन छोकरी को अपने हाथ से मारना नहीं चाहता, मुझे बड़ा तरस आता है। अच्छा, तो तुम साथ में गोल्डमैन डॉक्टर विलियम ब्रोक के आदमी हो। डॉक्टर विलियम ब्रोक एक मोअज़्ज़िज़ इंसान है, बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। हर मुल्क में उन्हें इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। तुम उन्हें सातवां गोल्डमैन कहकर नादानी कर रही हो। तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा कि डॉक्टर का ताल्लुक गोल्डन रैकेट से है। कल मैंने टेलीफोन के जरिए डॉक्टर विलियम ब्रोक से गुफ्तगू की थी। उसका ताल्लुक गोल्डन रैकेट से नहीं है, तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें लेने। वह तंजिया अंदाज में बोली, क्या यकीन है कि मुझे ले जा सकोगे? अजनबी ने बाथरूम की तरफ देखा, फिर कहा, कल हमने पता चलाने की कोशिश की थी कि तुम कहाँ छुपी हो और कहाँ से तुमने डॉक्टर को फ़ोन किया था। फिर हमें इस होटल का पता चल गया। हमने सोचा रात को तुम्हें घेर कर ले जाएंगे, लेकिन पिछली रात तुम यहाँ नहीं थी। हम नाकाम चले गए। हमने जो मालूमात हासिल की उसके मुताबिक तुम इस मैदान में नहीं हो। पहली बार अपने मुल्क से बाहर आई हो और सुराग रसानी के कमालात दिखाना चाहती हो। कितनी मज़ा खेज बात है कि आते ही गोल्डन रैकेट जैसे इदारे पर हाथ डालने की कोशिश की है। मगर हाँ, ये तस्लीम कर चुका हूँ कि अनाड़ी नहीं हो, बहुत होशियार हो। बड़ी चालाकी से तुमने मेरे 2 आदमियों को बाथरूम में बंद कर दिया, लेकिन ये भूल गई कि कोई शेर पर सवा शेर भी हो सकता है। कुर्बानी के बकरों के आगे भेजकर खुद पीछे आ सकते और मैं आ गया हूँ। चंद साहतों तक खामोशी रही। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूरते रहे। फिर उसने पूछा, सीधी तरह चलोगी या तुम्हें बेहोश करके ले जाऊं? बाहर स्ट्रेचर और एम्बुलेंस वगैरह मौजूद हैं। हमारे दूसरे आदमी अस्पताल के अमले की सूरत में इंतजार कर रहे हैं। बोलो, क्या चाहती हो? उसकी बातों के दौरान वो तेजी से सोच रही थी, इन हालात में क्या करना चाहिए। लड़ने में तो वो पीछे हटने वाली नहीं थी, लेकिन ये बात दिमाग में आ रही थी कि ये लोग कत्ल करना चाहते तो साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से बहुत पहले ही काम तमाम कर देते। ये मालूम करना चाहेंगे कि डॉक्टर विलियम ब्रोक के मुतल्लिक और क्या जानती हूँ। ये मुझे कहीं अपने खुफिया अड्डे में ले जाएंगे, लिहाजा मुझे इनके साथ जाना चाहिए। वो दुश्मनों के साथ जाने का खतरा इसलिए मोल लेना चाहती थी कि बेरोत में आकर उसने अब तक कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया था। अगर वो यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती तो अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस में पहुंचकर शर्मिंदगी उठाती। वो अपने रिकॉर्ड में बेहतरीन कारकर्दगी का इजाफा करना चाहती थी। उसने आहिस्तगी से मुझे पुकारा, फरहाद तुम मौजूद हो? मैं जानती हूँ तुम बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करोगे, इशारतन ही बता दो मुझे जाना चाहिए या नहीं। अगर मौजूद हो तो तुमने दुश्मन के ख्यालात पढ़ लिए होंगे। वह चुप रहकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगी। रिवॉल्वर वाले ने पूछा, क्या सोच रही हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या राजी खुशी चलने को तैयार हो? रसवंती ने लैला की सोच में कहा, इसे थोड़ी देर तक बातों में बहलाना चाहिए। हो सकता है फरहाद अभी मौजूद ना हो, किसी दूसरी जगह मसरूफ हों। किसी लम्हा भी मेरे पास आ सकती हैं, मुझे उनका इंतजार करना चाहिए। ये कहते ही रसवंती मेरे पास पहुंच गई। मैं 5.5 घंटे की नींद पूरी कर चुका था। आधे घंटे बाद खुद ही बेदार होने वाला था। उसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही बेदार हो गया, फौरन ही उठकर बैठ गया। उसी वक्त रसवंती ने कहा, ये मैं हूँ। मैंने पूछा, खैरियत तो है? अभी तक खैरियत है। मैं अपने साथियों के मुतल्लिक तमाम रिपोर्ट सुनाऊंगी, पहले लैला के मुतल्लिक सुनो। उसे गोल्डन रैकेट के गुंडों ने घेर लिया है, उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लैला सीक्रेट एजेंट की हैसियत से कोई कारनामा अंजाम देना चाहती है, इसलिए उनके साथ जाने का खतरा मोल ले रही है। अब तुम फैसला करो, उसे जाना चाहिए या नहीं। क्या तुमने दुश्मनों के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया है कि उनके इरादे क्या हैं? हाँ, लैला ने बड़ी जहानत से 2 दुश्मनों को बाथरूम में बंद कर दिया है, तीसरे के पास रिवॉल्वर है। वही ज्यादा बोल रहा था। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर मालूमात हासिल कर रही थी। वो उसे हलाक नहीं करेंगे, बल्कि एक को खुफिया अड्डे में ले जाकर उससे सौदा करेंगे। वो अपने मुल्क की सीक्रेट एजेंट है। इतने अहम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली उनके बड़े काम आ सकती है। नशीली अद्वियात और मनशियात को उसके ज़रिए दूर तक फैलाया जा सकता है, इसलिए वो उसे साथ ले जा रही हैं। ठीक है, जाने दो, मैं उसकी निगरानी करता रहूँगा। तुम अपनी जगह हाजिर रहो। मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर के ज़रिए तुम्हारे यहाँ सामान पहुँच चुका है। उन्होंने ट्रांसमीटर के ज़रिए राब्ता कायम करने की फरमाइश की थी। सोनिया यकीनन उनसे गुफ्तगू कर रही होगी। पता नहीं वो किस तरह के मामला तय कर रही होगी। तुम उसके साथ रहो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। मैं वहाँ से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए लैला के दिमाग में पहुँच गया। वो अभी तक इंतज़ार कर रही थी कि शायद मैं कहीं मसरूफ़ हूँ।
और वहाँ से उसके दिमाग में आऊँगा और उसकी रहनुमाई करूँगा। वो तरह तरह के बहाने करके रिवॉल्वर वाले को टाल रही थी। उसे यही तासुर दे रही थी कि उसके साथ जाने वाली है। उसने बाथरूम का दरवाज़ा भी खोल दिया था। वो अपनी मर्जी से नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन रिवॉल्वर के निशाने पर रहकर खोलना पड़ा। अब 3 दुश्मन उसके आसपास थे। चूंकि वह लड़ाई नहीं करना चाहती थी, अपने तौर पर कुछ चालें चलते हुए उनके खुफिया अड्डे तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए रिवॉल्वर वाले के हुक्म की तामील कर रही थी। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं ख्वामखा फरहाद का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर वो आएंगे तब भी मुझे बराह रास्त मुखातिब नहीं करेंगे। उनकी मौजूदगी की पहचान यही है कि मैं कोई गलती करूँ तो वो रोक देंगे। चुनाचे मैं यहाँ से इनके साथ जाने की गलती नहीं कर रही हूँ। मेरे इक़दामात दुरुस्त हैं, इसलिए वो मुझे नहीं रोक रही हैं। मुझे जाना चाहिए। वो अपना लिबास उठाकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं तैयार हो लूँ फिर साथ चलती हूँ। रिवॉल्वर वाले ने कहा, हमें धोखा देने की कोशिश न करना। अगर रिवॉल्वर को बंद करने के बाद यहाँ से निकलना नहीं चाहोगी, हमारे हुक्म की तामील नहीं करोगी, तो मैं फायर करके दरवाजे के लॉक को तोड़ दूंगा। इसके बाद दूसरी गोली तुम्हारे जिस्म में पेवस्त होगी। लैला ने उसे नागवारी से देखा, फिर बाथरूम के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो दुश्मनों के साथ जाने वाली थी, उनसे दो दो हाथ हो सकते थे, इसलिए वो स्याह जीन्स और सुरख बनियान पहनकर जाने वाली थी। लेकिन पहनने से पहले ही ठिठक गई। अचानक ख्याल आया, क्या फरहाद मौजूद हैं? उस वक्त तक मैं रिवॉल्वर वाले के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में उसे कायल कर रहा था कि जब तक सारा आइजिक बाथरूम से बाहर आए, उस वक्त तक उसे डॉक्टर विलियम ब्रोक से फ़ोन पर राब्ता कायम करके बता देना चाहिए कि सारा को अपने अड्डे पर लाया जा रहा है। रिवॉल्वर वाला परेशान हुआ। उसके दिमाग ने कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? भला मुझे टेलीफोन के जरिए राब्ता कायम करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं सारा को यहाँ से ले जाते वक्त रास्ते में ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम कर सकता हूँ। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। वो तैयार हो चुकी थी। उनके साथ होटल से बाहर आकर एक गाड़ी में बैठ रही थी। उसके अतराफ 2 शख्स बैठ गए। आगे ड्राइवर था। रिवॉल्वर वाला दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गया। फिर वो गाड़ी आगे पीछे जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद रिवॉल्वर वाले ने डैशबोर्ड को खोलकर वहां से ट्रांसमीटर निकाला। फिर उसे ऑपरेट करते हुए राब्ता कायम करने लगा। मुझे डॉक्टर विलियम ब्रोक की आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ रहा था, क्या उसे ला रहे हो? जी हाँ, मैं उसे ला रहा हूँ। मैंने उसे ये जताने की कोशिश की है कि गोल्डन रैकेट से आपका कोई ताल्लुक नहीं। मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। अपनी जगह से उसकी बातें सुनता रहूंगा। उसे किसी तरह भी दोस्त बनाओ, वो हमारे बहुत काम आएगी। उसे बड़े से बड़ा लालच देना। मैं देखूंगा तुम में दोस्त बनाने की कितनी सलाहियत है। ओवर एंड ऑल। उनका राब्ता ख़त्म हो गया। मैं डॉक्टर विलियम ब्रोक के पास पहुंच गया। वो एक कमरे में सोफे पर बैठा हुआ ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू कर रहा था। राब्ता ख़त्म होने के बाद वो ट्रांसमीटर को एक तरफ रखते हुए वहां से उठकर दूसरे कमरे में जा रहा था। दूसरे कमरे में एक बहुत बड़ा लबनानी अफसर बैठा हुआ था। उसने एक सोफे पर बैठते हुए पूछा, हाँ तो ऑफिसर, तुमने क्या फैसला किया? मैं मुहिब्बे वतन हूँ, मुझे लुबनान से मोहब्बत है। मैं यहाँ नशीली अद्वियात की आड़ में मनशियात का कारोबार होने नहीं दूंगा। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? लबनान एक अरसे से खाना जंगी में मुब्तला है। तुमने मुहिब्बे वतन होकर यहाँ कौन सा अमन अमान कायम किया है? आप जैसे मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर बैनुल अक़वामी शोहरत का लेबल लगाकर जब ऐसा काला धंधा करेंगे तो हम आपके सामने यकीनन बेबस हो जाएंगे। ऑफिसर, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं मुअज़्ज़ज़ हूँ, मोहतरम हूँ, और अगर ऐसे में काला धंधा करता हूँ तो इसमें भी कोई मसलहत है। कैसी मसलहत? मैं नहीं समझा। यही कि जब तुम लबनान के अंदर खाना जंगी को बंद नहीं कर सकते, आपस में तुम्हारे लोग लड़कर मर रहे हैं, तुम कानून के मुहाफिज हो लेकिन वो कानून को हाथ में लेते हैं। यहाँ एक के बाद एक मुतहारिब ग्रुप पैदा होते चले जाते हैं। एक गिरोह दूसरे से टकराता रहता है। सबको अपनी बर्तरी कायम रखने का जुनून है। ऐसे में हम देखते हैं कि लबनान जैसा कोई भी मुल्क जहां अमन अमान कानून के जरिए कायम नहीं किया जा सकता, तकरीर और तहरीर के जरिए कायम नहीं किया जा सकता, तो वहां हम मुनशियात के जरिए ये काम करते हैं। मुनशियात के जरिए कैसे? सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे जैसे अफसरान और सियासतदान इस मुल्क में अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो मुनशियात को आम कर दो, ताकि मुल्क के अवाम मदहोश रहें और हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी करने की जसारत से महरूम हो जाएं। इससे अच्छा नुस्खा कोई नहीं है। आज बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े सियासतदान यही नुस्खा पसमानदा ममालिक में आजमाते जा रही हैं। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया। फिर ऑफिसर की तरफ उंगली उठाते हुए बोला, सुनो ऑफिसर, आज का इंसान अंडर प्रेशर रहता है, लिहाजा उसे ट्रैंकुलाइजर यानी सुकून बख्श अद्वियात दी जाती हैं। लबनान की सूरत हाल तो अजीब है। यहाँ कोई सुकून बख्श अद्वियात से काम नहीं चलता। यहाँ हम गहरे नशे को आम कर रहे हैं। तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। तुम ईसाई हो, अगर चाहो तो ईसाइयों को मनुष्यात का आदी बना सकते हो। वो हमारे दुश्मन हैं, हमसे बोलना भी गवारा नहीं करते। हम उन्हें किस तरह आदी बना सकते हैं, ये हम पर छोड़ दो। सिर्फ मनुष्यात को आम करने के सिलसिले में हमसे ताउन करो।
कोई सरकारी रुकावट खड़ी हो तो हमारा साथ दो, हम इससे ज़्यादा ताउन नहीं चाहते। इसके लिए हम तुम्हारी ऐसी खिदमत करेंगे कि सरकार तमाम उम्र तुम्हारी खिदमत हासिल करके भी वो नहीं करेगी। यानी तुम्हारा बैंक बैलेंस सिर्फ लबनान में नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी होगा। क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा नहीं रहता कि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाती हैं तो पता नहीं कब कहाँ कोई हंगामा बर्पा हो जाए, कहाँ से गोली चले और तुम्हारे बच्चे। ऑफिसर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, बेचैनी से टहलने लगा, फिर बोला, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ये मुल्क मेरे बीवी बच्चों के लिए महफूज नहीं रहा। यही तो मैं कहता हूँ, बीवी और बच्चों को यूरोप या अमेरिका में रहने दो, वो आला तालीम हासिल करेंगे। तुम्हारी बीवी ऊंची सोसाइटी में एक म्यारी ज़िंदगी गुजारेगी, और जब तुम यहाँ से रिटायर होकर बैरून मुल्क बीवी और बच्चों के पास जाओगे तो अपना बुढ़ापा निहायत सुकून और इत्मीनान से गुजार सकोगे, किसी के मोहताज नहीं रहोगे। डॉक्टर समझा रहा था और ऑफिसर समझता जा रहा था। लबनान की जो सूरत हाल थी, वहाँ बड़े बड़े लोग यही चाहते थे कि उनके बीवी बच्चे मुल्क से बाहर महफूज मुकामात पर ज़िंदगी गुजारें। ऐसे मुकामात पर ज़िंदगी गुजारने के लिए कसीर रकम की भी ज़रूरत पड़ती है और आला म्यारी ज़िंदगी भी लाजमी थी। इसके लिए वहाँ के बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े बासर लोग मनशियात के कारोबार में मुलविस हो जाती हैं और दोनों हाथों से दौलत समेटने लगती हैं। जब हुक्काम ऐसे मामलात से चशमपोशी करें और बड़े बड़े अफसरान और कानून के मुहाफिज काले धंधे में मुलविस हो जाएं तो कानून बेबस हो जाता है। फिर मनशियात की लानत को दूर तक फैलाने के लिए माफिया जैसे सुपर इदारों का खुफिया हाथ भी होता है। सबसे बड़ी कमज़ोरी अवाम की होती है, वो अपने हालात से मजबूर होती हैं। परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए गम गलत करना चाहती हैं, गम गलत करने के लिए नशे का सहारा लेती हैं और यहीं से मुनशियात को फ़रोग हासिल होता है। डॉक्टर विलियम ब्रोक ने उस बड़े ऑफिसर को शीशे में उतार लिया। वो राज़ी हो गया, उससे बड़ी खुशदिली के साथ मुसाफिया करके रुखसत होना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, हम अपने दोस्तों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। उसने मेज़ पर रखा हुआ एक ब्रीफकेस उठाया और ऑफिसर के हवाले करते हुए कहा, इसमें नोटों की इतनी गड्डियां हैं जिन्हें तुम रात भर इत्मीनान से गिन सकते हो। उसने खुश होकर वह ब्रीफकेस लिया, उसका शुक्रिया अदा किया, फिर जाने लगा। डॉक्टर ने कहा, एक बात सुन लो, जब हम दोस्ती करते हैं तो दोस्तों के लिए दौलत तो क्या जान तक दे देती हैं, और दुश्मनी करते हैं तो शाजो नाजर ही किसी को हलाक करती हैं, वरना मेडिकल रिपोर्ट तैयार करके उसे पागल खाने भेज देती हैं। तुम समझ सकते हो, जो बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले मोअज़्ज़ज़ डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद करे उसे दुनिया वाले पागल नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे। तुम यहाँ से जाने के बाद सिर्फ हमसे ताउन करने के मुतालिक सोचना, पागल खाने के मुतालिक कभी ना सोचना। विश यू गुड लक। वो वहाँ से चला गया। डॉक्टर तनहा रह गया। इंसान की खोपड़ी दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी है। दुनिया का कोई सीक्रेट एजेंट या ब्लैकमेलर उस खोपड़ी से कोई राज चुरा कर नहीं ले जा सकता। ऐसी तिजोरियों की चाबी सिर्फ टेलीपैथी के माहिर के पास है। मैं उस तिजोरी से आहिस्ता आहिस्ता अहम राज चुराने लगा, मालूम करने लगा कि बेरोत में कहाँ कहाँ मुनशियात के खुफिया अड्डे हैं और इस लानत को फैलाने के लिए इनका तरीक़ाकार क्या है। तमाम अहम मालूमात हासिल करने के बाद मैंने डॉक्टर को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसे ज़रा भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी। गोल्डन रैकेट के तमाम मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर आइंदा भी मेरे काम आने वाले थे। मैं कागज़ कलम लेकर बैठ गया। बेरोत में जितने अड्डों के नाम और पते थे वो सब नोट करने लगा, क्योंकि ये तमाम नाम और मुकाम मेरे लिए अजनबी थे, याद रखना मुश्किल था, इसलिए एहतियातन लिख लिया। इसके बाद लैला सानी के पास पहुंच गया। वो एक ऐसे खुफिया अड्डे में पहुंचाई गई थी जिसका पता मैंने अभी कागज़ पर नोट किया था। इसके अलावा भी कई अड्डे थे, लेकिन जहां वो पहुंचाई गई वहां सिर्फ यहूदी अहलकारों से रब्ता कायम किया जाता था। रिवॉल्वर वाला भी यहूदी था, उसका नाम इसहाक रॉबिन था। इस वक्त वो लैला से कह रहा था, मिस सारा आइज़िक, तुम हमारी हम मज़हब हम कौम हो। अगर तुम्हारी जैसी ज़हीन लड़कियां हमारा साथ देंगी तो हम मुसलमानों में मुनशियात का जहर आसानी से फैला सकेंगे। मैं अपने मुल्क की तरफ से सरकारी काम करने आई हूँ, तुम्हारी आलाकार नहीं बन सकती। हम इसराइली हुकूमत से तुम्हारे सिलसिले में बात कर सकती हैं। तुम्हारी सरकार को हमसे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तुम लोग फ़लस्तीनी मुजाहिदीन से बेजार हो। याद रखो, ये मुसलमान सिर्फ तुम्हारी फ़ौज से और हथियारों से नहीं मरेंगे। इन्हें मारना है तो आहिस्ता आहिस्ता मारो, स्लो पॉइजन दो, इतना सुस्त अल असर जहर कि इन्हें पता भी ना चले और ये आपस में लड़ते जाएं और मरते जाएं। इनको ज़ेर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन्हें होश में ना रहने दिया जाए, हमेशा मदहोश रखा जाए। उसकी बात ख़त्म होते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं इसहाक रॉबिन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं बदर शेख हूँ, मुझे फौरी तौर पर 20 किलो की ज़रूरत है, अभी तुम्हारे अड्डे पर माल पहुँच जाएगा। उसने रिसीवर रख दिया। मैं बदर शेख के दिमाग में पहुँच गया। वो उस दूसरे अड्डे में था जिसका पता मेरे कागज़ पर लिखा हुआ था। उस अड्डे में सिर्फ ऐसे मुसलमान आते थे जो चरस, कोकेन और मैरिजुआना का कारोबार करते थे। वहाँ से माल उठाते थे और अपने अपने इलाकों के नशाबाजों तक पहुँचाते थे।
बदर शेख एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके दोनों पांव मेज पर फैले हुए थे। मेज के दूसरी तरफ एक उधेड़ उम्र का खुशपोश शख्स बैठा हुआ था। बदर शेख ने रिसीवर रखते हुए कहा, माल आ रहा है, इंतजार करो। एक चपड़ासी दरवाजा खोलकर अंदर आया। फिर उसने अदब से सर झुकाकर कहा, या शेख, आपसे अभी जमाइल मिलना चाहती हैं। बदर शेख ने नागवारी से मुंह बनाकर कहा, वो फिर मेरा दिमाग खाने आ गया। उससे कहो मैं मसरूफ हूँ। चपड़ासी ने कहा, या शेख, वो एक बहुत ज़रूरी इतला देना चाहता है। बदर शेख ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर सामने बैठे हुए शख्स से बोला, तुम ज़रा इंतज़ार करो। वो उठकर जाने लगा। बदर ने चपड़ासी से कहा, अभी जमाइल को भेज दो। चपड़ासी चला गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसने सलाम करते हुए कहा, मिस्टर शेख, मुझसे कुछ नाराज़ मालूम होते हो, इसलिए मिलना नहीं चाहते थे। तुम किसी काम के आदमी नहीं हो। पिछली बार माल उठाकर ले गए, अभी तक रकम अदा नहीं की। मैं अगला पिछला तमाम हिसाब बेबाक करने आया हूँ। क्या रकम लाए हो? नहीं, एक बहुत ही अहम राज का इंकशाफ करने आया हूँ। बोलो, राज की क्या कीमत दोगे? बदर शेख ने उसे सोचती और टटोलती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, अगर वो राज हमारे लिए अहम हुआ तो बड़ी कीमत अदा की जाएगी। मैं चाहता हूँ पिछला माल जो उठाया था उसकी रकम मुआफ़ कर दी जाए। अभी मुझे 25 किलो चरस और 200 पैकेट कोकेन चाहिए। यही उस राज की कीमत है। तुम्हारा दिमाग चल गया है? जानते हो क्या रकम बनती है? राज सुनोगे तो कुर्सी से उछल पड़ोगे। मैं नहीं जानता कि इतने बड़े धंधे के पीछे कितने बड़े लोगों का हाथ है। एक बार तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारा बॉस बहुत परेशान है। किसी ने उसे ब्लैकमेल किया था, लिहाजा उसका मुंह बंद करने के लिए $50,000 दिए गए थे। हाँ, यह 6 माह पहले की बात है। क्या इस राज का ताल्लुक ब्लैकमेलर से है? अभी कुछ नहीं बताऊंगा। पहले अपने बिग बॉस से तय कर लो कि मुझे माल सप्लाई कर सकोगे। बदर शेख ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, अच्छी बात है, बाहर जाओ, मैं अभी बुलाऊंगा। अभी जमाइल वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही बदर शेख ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। चंद सेकंड में राब्ता कायम हो गया। उसने कहा, हेलो, मैं बदर शेख बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हाँ बोलो, मैं अटेंड कर रही हूँ। उसने कहा, मिस गाइड, एक पनाह गुजीन कैंप बुरूजुल बराजना का एक फ़लस्तीनी मुजाहिद हमारा अलाकार है। वो एक अहम राज का इंकशाफ करना चाहते हैं, लेकिन उसका मुआवजा तलब कर रहे हैं। राज क्या है और मुआवजा कितना है? वो पिछली बार 15 किलो चरस ले गया था, उसकी रकम वाजिबुल अदा है। अब 25 किलो चरस और 200 पैकेट कोकेन चाहता है। होल्ड ऑन करो। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। मैं मिस गाइड के दिमाग में पहुंच गया। ये नाम भी बहुत खूब था। उसके पास पहुंचकर पता चला कि वो 20 बरस की दोशीज़ा, अभी शादी नहीं हुई, इसलिए मिस कहलाती है। चूंकि गोल्डन रैकेट का कोई भी डॉक्टर बराह रास्त मुनशियात का धंधा करने वालों से रब्ता कायम नहीं करता है, लिहाजा उसकी जगह मिस गाइड ये फ़राइज़ अंजाम देती थी। वरना जितने बड़े आलाकार, मसलन यहूदी साक रॉबिन और मुसलमान बदर शेख जैसे लोग थे, उनसे मिस गाइड ही रब्ता कायम करती थी और उन्हें गाइडलाइन देती थी। चूंकि उनकी रहनुमाई करती थी, लिहाजा गाइड कहलाती थी, और चूंकि कवारी थी, लिहाजा उसे मिस कहा जाता। इस तरह उसका नाम मिस गाइड पड़ गया था। वैसे अंग्रेजी ज़ुबान में मिस गाइड का मतलब होता है गुमराह करना। यूं देखा जाए तो वो गुमराह करने वाले कारोबार में मुलविस थी, लिहाजा हर पहलू से उसका नाम मिस गाइड बिल्कुल मुनासिब था। वह रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर डॉक्टर विलियम ब्रोक को अभी जमाइल के मुतल्लिक बता रही थी। डॉक्टर ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, शेख से कहो वो अभी जमाइल के सामने ट्रांसमीटर ऑन रखे। हम यहाँ से उसकी बातें सुनेंगे। इससे पहले उस नौजवान को अच्छी तरह समझा देना, अगर वो राज हमारे लिए किसी भी कीमत का हामिल ना हुआ तो उससे पिछली रकम खड़े खड़े वसूल की जाएगी और आइंदा वो रकम अदा किए बगैर वहाँ से माल नहीं उठा सकेगा। मिस गाइड ने यही बात टेलीफोन पर बदर शेख से कह दी। बदर ने अपनी मेज़ की दराज से एक छोटा ट्रांसमीटर निकालकर अपने सामने रख लिया। फिर चपड़ासी के जरिए अभी जमाइल को तलब किया। जब वो आकर सामने कुर्सी पर बैठ गया तो उसने ट्रांसमीटर को ऑन किया। फिर मिस गाइड से रब्ता करने के बाद उस ट्रांसमीटर को अभी जमाइल के सामने रखते हुए कहा, हमें तुम्हारी शराइत मंजूर हैं, तुम्हारा जो भी मुतालबा होगा पूरा किया जाएगा। तुम उस राज का इंकशाफ करो। अभी जमाइल ने खंकार कर गला साफ किया, फिर ट्रांसमीटर की तरफ देखते हुए कहा, ये परसों शाम की बात है। बुजुर्ग जलीलुल कदर के इलाके में एक अजनबी टैक्सी में बैठकर आया। वहां पहुंचते उसने बुजुर्ग और वहां के कितने ही मर्दों औरतों के दिल जीत लिए। उसकी बातों में अजीब सहर था। वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। किसी का नाम उसकी उम्र और उसका हुलिया मालूम करके उसका जायचा बनाता था, फिर उसके मुतल्लिक से ही पेशन गोई करता था। मसलन इस इलाके में हदीका नाम की एक हसीन दोशीज़ा रहती है। वह महबूब नामी एक नौजवान को चाहती थी। महबूब को एसआई मलेशिया के आदमियों ने कहीं कैद कर रखा था। उसका सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन उस अजनबी ने बैठे ही बैठे उसका सुराग लगा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी प्लानिंग के मुताबिक सिर्फ 2 मुजाहिद वहां गए और महबूब को उनकी कैद से निकाल लाए। बदर शेख ने मदाखलत करते हुए कहा, तुम किसी अहम राज का जिक्र कर रहे थे, ये क्या किस्सा सुना रहे हो? जो कह रहा हूं उसे तहम्मुल से सुनो। इस राज का उस वाक़े से गहरा ताल्लुक है। बदर शेख खामोश हो गया। अभी जमाइल कहने लगा,
थोड़ी देर बाद वही टैक्सी ड्राइवर एक अंग्रेज को वहां ले आया। वह प्लास्टिक सर्जरी का माहिर था। उसके आते ही तमाम लोगों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया। मैं भी उनमें शामिल होकर यह तमाशा देख रहा था। जब 1 घंटे बाद हम उस कमरे में पहुंचे तो वो अजनबी नहीं था। उस अंग्रेज ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसका चेहरा बदल दिया। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस वक्त सामने वो अजनबी नहीं बल्कि क्रिस्टोफर मीकी बैठा हुआ था। बदर शेख ने चौंक कर पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? एक अजनबी क्रिस्टोफर मीकी कैसे बन सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। वो अंग्रेज बड़ा ही बाकमाल था। सुना है बहुत मशहूर प्लास्टिक सर्जरी करने वाला है। मुझे उसका नाम मालूम नहीं। बहरहाल वो अंग्रेज वहां से चला गया, मगर अजनबी क्रिस्टोफर मिकी की हैसियत से वहां बैठकर प्लानिंग करता रहा कि किस तरह वो असली क्रिस्टोफर मिकी की जगह लेगा। ये कहकर अभी जमाल ने फातिहाना अंदाज में बदर शेख को देखा, फिर कहा, अब असली क्रिस्टोफर मिकी के मुतालिक सुनो। पिछली बार तुमने बताया था कि क्रिस्टोफर मिकी ने तुम्हारे बॉस को ब्लैकमेल किया और उससे $50,000 वसूल किए। वो क्रिस्टोफर मिकी माहिर नजूमी था, सितारों की चालों को समझता था और इतना सही जायचा बनाता था कि उसने अपनी मौत के मुतालिक भी पेशगोई कर दी थी। उसने कहा था, अगर आज रात मैं जिंदा रह गया तो कल से मेरी जिंदगी तवील हो जाएगी और मैं तबई मौत मरूंगा, वरना आज रात उसकी आखिरी रात है। और मिस्टर बदर शेख, उसने परसों रात को अपनी आखिरी रात कहा था और वाकई वो उसकी आखिरी रात थी। वो अपनी पेशगोई के मुताबिक मर चुका है। उसकी लाश गायब कर दी गई है। अब उसकी जगह वो नकली क्रिस्टोफर मिकी मौजूद है। उस फलस्तीनी नौजवान। अभी हमाल की बातें सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। अगर मैं अपने वतन पाकिस्तान में जाकर ये कहना चाहूँ कि एक फ़लस्तीनी ने मेरे साथ धोखा किया है तो शायद कोई यकीन न करे, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक के मुसलमान फ़लस्तीनियों के हमदर्द ही नहीं, उनके अकीदतमंद भी हैं, उनकी बेइंतहा इज्जत करते हैं और उनके खिलाफ कुछ सुनना गवारा नहीं करते। मगर जिनके पाँव में जूता काटता है वही समझता है कि छाला किस तरह पड़ा। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि किसी भी मुल्क या किसी भी कौम में फरिश्ते नहीं होते, इंसान होते हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। इंसानों में शैतान भी छुपे होते हैं। यही वजह है कि फ़लस्तीनी मुजाहिद अपनी सच्ची और ईमान अफरोज़ जिद्दोजहद के बावजूद नाकाम होते आ रही हैं। उनकी नाकामी की एक वजह पहली बार मेरे सामने आई थी और आइंदा पता नहीं क्या इंकशाफात होने वाले थे। अभी हमारे को फ़लस्तीनी मुजाहिद कहना मज़ाक़ खेज़ होगा। मैंने उस गद्दार पर लानत भेजी और मिस गाइड के दिमाग में पहुंच गया। वो हैरानी से कह रही थी, डॉक्टर, अगर अभी जमाल का बयान दुरुस्त है तो हम उस नकली क्रिस्टोफर मिकी से बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। उसने तायद में सर हिलाकर कहा, मैं यही सोच रहा हूँ। क्रिस्टोफर मिकी बहुत पुरस्कार बना हुआ है। जिस मुल्क में जाओ वहाँ वो मौजूद होता है, समझ में नहीं आता। एक क्रिस्टोफर मिकी बैक वक्त कितने ममालिक में मौजूद रहता है। अगर बैरौत का क्रिस्टोफर मिकी मर चुका है, उसकी लाश गायब कर दी गई है और उसकी जगह किसी ने ली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जालसाजी करने वाला क्रिस्टोफर मिकी का रोल बड़ी कामयाबी से अदा कर रहा है। मिस गाइड ने कहा, जी हाँ, अगर वो परसों से वहाँ मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसने क्रिस्टोफर मिकी के तमाम आतियतों से गुफ्तगू की होगी, उसके मुलाजमों से बात की होगी और इस दौरान जाने कैसे कैसे मामला तय किए होंगे। क्या वो क्रिस्टोफर मिकी के तमाम बैरूनी और अंदरूनी राजों को जानता रहा है? डॉक्टर विलियम ब्रोक ने कहा, जो शख्स क्रिस्टोफर मिकी का रोल अदा कर रहा है वो बहुत गहरा है, बहुत दूर तक मालूमात रखता है। तुम फ़ोन के ज़रिए बदर शेख से सवाल करो। ये सवाल वो अभी जमाइल से करेगा। सवाल यह है कि वो अजनबी कौन है, कहाँ से आया है। मिस गाइड ने हुक्म की तामील की। फ़ोन के ज़रिए राब्ता कायम हुआ। उसने कहा, मिस्टर शेख, उससे पूछो अजनबी कौन है और कहाँ से आया है। बदर शेख ने यह सवाल किया। अभी जमाइल ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, जो जानता हूँ वो बता चुका हूँ। इधर मिस गाइड और उधर बदर शेख ने रिसीवर थामे रखा था ताकि मजीद गुफ्तगू हो सके। मिस गाइड ने कहा, उससे कहो अगर उसका बयान दुरुस्त साबित ना हुआ तो हम उससे बुरी तरह पेश आएंगे। यही बात बदर शेख ने अभी जमाइल से कही। अभी जमाइल ने कहा, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वो बयान कर दिया। इसमें ज़रा बराबर झूठ नहीं। तुम में से कोई भी वहाँ जाकर तस्दीक कर सकता है। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी बातें भी सुन रहा था और आहनी सेफ खोलकर क्रिस्टोफर मिकी की तमाम अहम दस्तावेजात, उसकी डायरियाँ और वह तमाम ऐसी चीज़ें जो उससे ताल्लुक़ रखती थी उन्हें समेट कर एक हैंड बैग में डाल रहा था। मैंने आहनी सेफ को मुकफ्फल किया, बैग की जिप लगाई, फिर उसे शाने से लटका कर बाहर निकल गया। मुलाजिम मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कर सकते थे कि कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाहर निकलते ही लेडी सेक्रेटरी ने टोक दिया, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने उसे घूर कर देखा, फिर पूछा, क्या पहले तो मैं बताकर जाता रहा हूँ, तुम पूछने वाली कौन होती हो? मैं उसे टालकर अपनी कार के पास आया। वहाँ ड्राइवर खड़ा हुआ था। मैं इस अजनबी शहर में ड्राइवर के साथ ही जाता, लेकिन अब हालात बदल गए थे। पता नहीं मैं यहाँ वापस आ भी सकता था या नहीं। मैंने स्टीयरिंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करता हुआ बंगले के अहाते से निकल गया। मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिलहाल इस बंगले से दूर जाना चाहता था ताकि डॉक्टर विलियम ब्रोक या उसका कोई आदमी मुझसे फ़ौरन राब्ता कायम न कर सके और मैं इतनी देर में कोई अच्छी सी तदबीर सोच लूँ।
मैं चाहता था अभी मुझे क्रिस्टोफर मिकी की जगह से हटना ना पड़े। मैं कोई ऐसा चक्कर चला दूं कि अभी जमाइल झूठा बढ़ जाए। अक्सर ऐसा ही होता है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। मैं इत्मीनान से एक जगह बैठा ख्याल ख्वानी के जरिए अपने मामलात से निमट रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि हमारे जांबाज मुजाहिदीन के दरमियान कोई घर का भेदी लंका ढाएगा। मैं उस घर के भेदी को झूठा साबित करने के लिए कुछ मोहलत चाहता था। आइए, जब तक मुझे अपने बचाव के लिए मोहलत मिल रही है उस वक्त तक मैं उन वाक़यात का ज़िक्र करूँ, जो मेरी 5.5 घंटे की नींद के दौरान पेश आए और मेरी गैर मौजूदगी में रसवंती उन वाक़यात से निमटती रही। वो मेरे लिए 6 घंटे की नींद का वक्त मुकर्रर करने के बाद दिमागी तौर पर अपनी जगह वादी काफ में हाजिर हो गई थी। क्योंकि सोनिया बेदार होकर पूछ रही थी, तुम इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो? उसने सोनिया को देखा, फिर ज़रा शर्माने और मुस्कुराने लगी। सोनिया ने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है? वो अपने बिस्तर से निकलकर उसके बिस्तर पर आई, फिर उसके शाने पर सर रख कर बोली, मैं अभी उनके पास से आ रही हूँ। एक तवील जुदाई के बाद अपने जीवन साथी से दो बातें करने का मौका मिल जाए तो औरत फिर से एक नई दुल्हन की तरह शर्माने लगती है। पिछली तमाम जुदाइयों का अजाब कट जाता है और दिल में नई मुसरतें भर जाती हैं। सोनिया ने उसे थपकते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारे फरहाद साहब पिघल रहे हैं? अब तक वो बेरुखी से बातें करते थे, कभी मैं कोई बात करती तो मुझे नज़रअंदाज कर देते थे। एक बार मैंने कहा था, आप थके हुए हैं, सो जाएं, मैं टेलीपैथी के जरिए सुला दूंगी। उन्होंने इनकार करते हुए कहा था, वो खुद अपने दिमाग को हदायत देकर सो सकती हैं। लेकिन आज जब तक उन्हें नींद नहीं आई मैं उनके साथ रही, उन्हें टेलीपैथी के जरिए सुलाती रही। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, सोनिया, वो मुझे दिल से चाहती हैं लेकिन मुझे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए सज़ा देती रहती हैं। मुझे उनकी तरफ से हर सज़ा कबूल है, बस वो मुझे चाहते रहें, ख्वाह इजहार ना करें, दिल में अपनी चाहत को छुपाए रखें। आखिर सीप भी तो मोती को अपने अंदर छुपाए रखती है। सोनिया ने हंसते हुए कहा, तुम काम से गई उठते बैठते उन्हीं के तस्वुर में गुम रहोगी, जबकि यहाँ बेइंतहा मसरूफियात हैं। हमारी दुश्मन तंजीमों से और दूसरे ममालिक से 5-5 की तादाद में लोग पहुँचने वाले हैं। उनसे ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता कायम करना है, बहुत से अहम मामला तय करने हैं। इसके लिए तुम्हारी ख्याल ख्वानी ज़रूरी है। फरहाद का मशवरा भी लाजमी है। वो 6 घंटे के लिए सो रहे हैं। उन्होंने कहा है मैं उनकी गैर मौजूदगी में अपने तमाम साथियों से रब्ता कायम करूं और तुम्हारी जहानत पर एतमाद करते हुए दोस्तों और दुश्मनों से मामला तय करती रहूं। अच्छी बात है, हम ज़रा गुसल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता करेंगे, उसके साथ ही अपना काम शुरू कर देंगे। वो बिस्तर से उठ गईं। दोनों बिस्तर पर दोपहर सो रहे थे। रसवंती ने पूछा, क्या इन्हें यहीं छोड़ दें? अब किस बात का डर है? यहाँ एक भी दुश्मन नहीं है, सब अपने हैं और यकीनन हमारे इस कॉटेज के अतराफ सख्त पहरा होगा। वह कॉटेज से बाहर आई। वाकई मुसल्ला मुकामी बाशिंदे पहरेदार के तौर पर खड़े हुए थे। 4 औरतें दरवाजे के सामने थीं। उन्हें देखते ही दोनों हाथ सीने पर बांधकर अपने सर झुका लिए। एक ने कहा, हम आपकी खिदमत के लिए वक्फ हैं। हम में से 2 आपके बच्चों को संभाल लेंगी। यह खादमा आपकी पसंद के खाने तैयार करेगी। मैं अंग्रेजी जानती हूँ, इसलिए आप दोनों को किसी से भी राब्ता कायम करने में दुश्वारी नहीं होगी। सोनिया ने कहा, पता नहीं हमें यहाँ कितने अरसे तक रहना पड़े, हम तुम्हारे जरिए यहाँ की मुकामी ज़ुबान सीखेंगे। वो खादमाएं अपने अपने काम में लग गईं। सोनिया और रसवंती 2 गुसल खानों में जा रही थी। सोनिया ने अचानक पूछा, ये मरजाना और बिलबा अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया है? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, सोचा गुसल करने के बाद से ही वहाँ बाजी पलट गई है। क्या मतलब? तुम्हें मालूम है कि सज्जाद इस वक्त ब्लैक शैडो की तहवील में है। ब्लैक शैडो ने उसकी जगह एक डम्मी सज्जाद या फरहाद को आला बीबी के हवाले कर दिया था। आला बीबी ने उसकी चाल लौटा दी, उसे यहूदियों के हवाले कर दिया। अब वो डमी यहूदियों के हाथों हाथ होता हुआ तिलबा पहुंच गया है। सबको यकीन है कि वो असली फरहाद है। ये बात असफंदियार को मालूम हुई तो इस वक्त मरजाना और बिलबा हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे और इसी तरफ आ रहे थे। लेकिन उससे पहले असफंदियार एक और चाल चल चुका था। कैसी चाल? फरहाद ने जब ये इजाज़त दी थी कि उनके 5 आदमी वादी काफ में आ सकते हैं, लेकिन वो साजिशी मक्कार या सुराग रसाना हों, ऐसे सियासतदान हों जो खैर सगाली के तौर पर यहाँ आएँ और आइंदा दोस्ताना फ़िज़ा हमवार करने के मामलात पर गौर करें। इस सिलसिले में असफंदियार दूर की कौड़ी लाया। उसने तनवीमी अमल के जरिए अपने उन 5 अराकीन में से 2 को अपना मामूल बनाया और एक एक घड़ी उनकी कलाइयों पर बांध दी। उन घड़ियों में एक नन्हा सा सुर्ख बल्ब है जो रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑन ऑफ होता है। असफंदियार ने तनवीमी अमल के जरिए उनके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि जब भी घड़ी का सुर्ख बल्ब ऑन ऑफ होगा तो हेलीकॉप्टर का पायलट खतरा महसूस करेगा और उस हेलीकॉप्टर को वापस ले आएगा। दूसरी सियासतदान की घड़ी में अगर वही सुर्ख बल्ब ऑन होगा तो उसे तनवीमी अमल के दौरान दी हुई हदायत याद आ जाएंगी और वो हदायत होंगी कि उसे अपनी मुमलिकत इसराइल की खातिर कोई सियासी हेरा फेरी करनी चाहिए। जब वो किसी सियासी हेरा फेरी या किसी साजिश के कामयाब अमल से गुजर जाएगा तो वो बातें उसके दिमाग से दोबारा महव हो जाएंगी। वो सब कुछ भूल जाएगा। वो तनवीमी अमल के दौरान होने वाली गुफ्तगू उस वक्त तक याद नहीं आएगी जब तक दोबारा वो नन्हा सा सुर्ख बल्ब ऑन ऑफ नहीं होगा। सोनिया ने इस बात में सारे लाकर कहा, असफंदियार ने बहुत दूर की चाल चली है।
तनवीमी अमल और रिमोट कंट्रोलर सिस्टम मिलाकर एक ऐसा तरीक़ाकार अपनाया है कि इंसानी जहानत की दाद देनी पड़ती है। खैर, आगे बताओ अब क्या हो रहा है? होना क्या है? जब उन यहूदियों को यकीन हो गया कि असली फरहाद उनके कब्जे में आ गया है, तो असफंदियार ने रिमोट कंट्रोल के जरिए पायलट को खतरे की इतला दी। वो हेलीकॉप्टर तेल अबैब वापस ले आया। मरजाना और बिल्बा को यह तासुर दिया गया कि हेलीकॉप्टर में कोई खराबी हो गई है। चूंकि दूसरा हेलीकॉप्टर वहां मौजूद नहीं है, इसलिए दूसरे दिन उन्हें काफ रवाना किया जाएगा। सोनिया होंठों को सख्ती से भींचकर रसवंती की बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, आखिर फरहाद ने मरजाना और बिल्बा को तेल अबैब जाने के लिए क्यों कहा? हम में से कोई नहीं जानता था कि असफंदियार इतनी गहरी चाल चलेगा। सारी दुनिया जानती है कि यहूदी कितने मक्कार, कितने खुदगर्ज और कितने इब्नुल वक्त होते हैं। वो अपने बाप के भी नहीं होते। आखिर मरजाना और बिल्बा को वहां फंसा दिया ना कोई नई परेशानी ज़रूरी है। अब हम उनके लिए फ़िक्रमंद रहेंगे। रसवंती ने कहा, आराम से गुसल करो, नाश्ता करो और अपने काम से लग जाओ। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी खबर लेती हूँ। जो भी हालात होंगे तुम्हें बता दूंगी। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप बिल्बा के दिमाग में पहुंच गई। वो और मरजाना एक बहुत ही आलीशान मेहमान खाने में थे। इसराइली हुकाम के नज़दीक मरजाना टार्टर गलबा की होने वाली बहू और कोहे काफ की आइंदा मलका बनने वाली थी। इसलिए उसके शायान निशान उन्हें एक बहुत ही आलीशान महल नुमा मेहमान खाने में ठहराया गया। उसकी खिदमत के लिए बहुत सी कनीजें और गुलाम रहते थे। एक नहायत ही रंगीन और आरास्ता ख्वाबगाह में टार्टर बिल्बा जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसके करीब ही मरजाना गुस्से से टहल रही थी। वहाँ एक डॉक्टर और दो इसराइली अफसरान खड़े हुए थे। वो सब हाथ बांधे बादब खड़े थे। एक अफसर कह रहा था, मिस मरजाना, हमारी दरख्वास्त कबूल कर लें। प्लीज़ मिस्टर बिल्बा के इलाज की इजाज़त दें। इनके ज़ख्म बहुत गहरे हैं। मैं जानती हूँ ज़ख्म बहुत गहरे हैं, लेकिन इन ज़ख्मों का इलाज बिल्बा की आदात व रवायात के मुताबिक वादिय काफ में पाने वाली जड़ी बूटियों से होगा। मैं पूछती हूँ हमें क्यों रोका गया है? हम अर्ज़ कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर की खराबी की वजह से आपको वापस आना पड़ा। दूसरा हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं। बकवास है। क्या इतनी बड़ी इसराइली मुमलिकत में एक हेलीकॉप्टर नहीं है? मैं जानती हूँ जब तुम लोग किसी को कैदी बनाकर नहीं रख सकते तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाकर रख लेते हो। इतनी खुश आमदी करते हो, इतनी खिदमत करते हो कि वह बेचारा अपने आप को कैदी समझ ही नहीं पाता। लेकिन तुम रसवंती की टेलीपैथी से महफूज नहीं रहोगे। अगर कोई चाल चल रहे हो तो बाज आ जाओ। दूसरे ऑफिसर ने कहा, हम नादान नहीं हैं, अच्छी तरह जानते हैं टेलीपैथी के आगे हमारी कोई चाल नहीं चल सकती। बाय गॉड, हम आपके मामले में दयानतदार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। आज शाम तक आप यहाँ से मिस्टर बिल्बा के साथ रवाना हो जाएंगी। कल उस हेलीकॉप्टर में खराबी हो गई थी, आज क्या दूसरे में खराबी पैदा हो गई है? अगर नहीं तो ताखीर की वजह बताओ। आप यकीन करें, ये डॉक्टर मौजूद हैं, ये इस बात की गवाही देंगे कि आपके साथ जो 5 मुअज़्ज़ज़ीन वादिय काफ जा रहे थे, उनमें से एक सख्त बीमार है। शाम तक उसकी तबीयत संभल जाएगी। क्या उसकी जगह किसी दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता? हमने बहुत सोच समझकर उन 5 ज़हीन अफराद का इंतखाब किया है, ताकि मादाम रसवंती को हमसे कोई शिकायत ना हो। अच्छी बात है। अगर वो बीमार शख्स शाम तक सेहतयाब ना हो सका तो मेरे साथ तुम्हारे 4 आदमी जाएंगे, लेकिन हम शाम से पहले रवाना हो जाएंगे। रसवंती ने अफसरान की बातें सुनकर यह अंदाज़ा कर लिया कि उनके हाथ जो डमी फरहाद लगे वो उसका जिक्र मरजाना और बिल्बा के सामने नहीं कर रहे। यानी अपने हाथ आने वाले फरहाद को अभी एक राज बनाकर रख रहे हैं। हालांकि वो जानते थे कि रसवंती डमी फरहाद के दिमाग में पहुंचेगी तो उसे मालूम हो जाएगा कि वो तेल अबैब में यहूदियों का मेहमान खास बना हुआ है। फिर उन्होंने मरजाना से क्यों छुपाया, ये बात समझ में नहीं आई। रसवंती एक तवील अरसे तक वहां रह चुकी थी। वहां के तमाम अहम और बड़े अफसरान से अच्छी तरह वाकिफ थी। मैंने उसे बता दिया था कि तनवीमी अमल और रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम के बाहमी रबत से जो तरीकाकार अपनाया गया है, उसे सिर्फ असफंदियार और सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर जानता है। और अब असफंदियार ने चीफ ऑफिसर को भी तनवीमी अमल के ज़ेरे असर लाकर उसके दिमाग से इस तरीक़ाकार को भुला दिया है। वह जब चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात को कुरीदने लगी, तो वाकई वो चीफ ऑफिसर असफंदियार के नए तरीक़ाकार को भूल चुका था। वह तनवीमी अमल के ज़ेरे असर था, यानी उनके ख्याल के मुताबिक रसवंती ये मालूम नहीं कर सकती थी कि मरजाना और बिल्बा को किसी चालबाजी से यहाँ रोका गया है। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उस वक्त सोनिया ट्रांसमीटर के जरिए सुपर मास्टर, मास्कमैन और मुख्तलिफ तंजीमों से रब्ता कायम करने जा रही थी। उसने कहा, ठहरो, पहले मेरी बात सुन लो। कोई बात सतही तौर पर देखी जाए तो इतनी पेचीदा नहीं लगती, लेकिन उसमें डूब कर देखो तो जहन उलझता जाता है। मसलन यही बात कि एक डमी फरहाद यहूदियों के हाथ लग गया है। दूसरी डमी जिसे हम सज्जाद के नाम से जानते हैं वो ब्लैक शैडो के पास है। असली फरहाद कहाँ है यह हम में से कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन फरहाद ने बताया है कि ब्लैक शैडो पर सज्जाद की हकीकत खुल गई है। अगर ब्लैक शैडो को सज्जाद की हकीकत मालूम हो गई है तो वाकई मामला उलझ गया है। मैं यही पूछने आई हूँ, क्या इन हालात में ब्लैक शैडो ये नहीं सोचेगा कि उसकी चाल पै दर पे नाकाम हो रही है? इधर सज्जाद डमी फरहाद है, उधर खुद ब्लैक शैडो ने डमी फरहाद तैयार करके
उसे आला बीबी के हवाले किया और आला बीबी ने उसे तिल अबैब पहुंचा दिया। क्या इन हालात में वो नाकाम होकर ये इंकशाफ नहीं करेगा कि तिल अबैब में असल फरहाद नहीं है? सोनिया ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, वो नाकामी से झुंझलाकर ये इंकशाफ कर सकते हैं। इस तरह फरहाद के इस मंसूबे को नुकसान पहुंच सकता है कि वो हमेशा रूपोश रहे और ख्याल ख्वानी के जरिए हमारे काम आता रहे। तुम क्या मशवरा देती हो? क्या दुनिया वालों पर यह जाहिर हो जाए कि असली फरहाद ना तो कभी यहूदियों के हाथ आया था, ना ही उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया गया था, और ना ही एक तवील अरसे से वो किसी दुश्मन से बराह रास्त मुखातिब हुआ है? सोनिया ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, दुनिया वालों को यह नहीं मालूम होना चाहिए। फरहाद की ये प्लानिंग बहुत ही दानिशमंदाना है। दुश्मन हमेशा खुशफहमी में मुब्तला रहे और फरहाद गोशे गुमनामी में रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी चालों को समझता रहे और जवाबी कार्रवाई करता रहे। इस मंसूबे में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर तो ब्लैक शैडो से कोई समझौता करना होगा। कुछ भी करो, लेकिन उसे राज फाश करने का मौका ना दो। सोनिया फरहाद ने एक मुद्दत के बाद मुझ पर एतमाद किया है। उन्हें यकीन है कि मैं उनकी नींद के दौरान जिम्मेदारियां पूरी करूंगी और मैं खुद को अहल साबित करना चाहती हूँ। डरती हूँ कहीं मुझसे कोई हमाकत सरजद न हो जाए। मुझे बताओ, ब्लैक शैडो से किस अंदाज में बातें करूं, किस तरह समझौता करूं? सीधी सी बात है, वो पहले ही हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, चूंकि खुद को बहुत ज्यादा पुरस्रार बनाकर रखते हैं। तुम उसे खुशफहमी में मुब्तला रखने के लिए वक्ती तौर पर उसकी बर्तरी तस्लीम कर लो और एतराफ़ करो कि तुम टेलीपैथी के जरिए भी उसकी असलियत तक नहीं पहुंच सकती। जब उसने खुद को इस हद तक पुरस्रार बना रखा है और मैं भी उसे खुशफहमी में मुब्तला रखूंगी, तो फिर टेलीपैथी की अहमियत क्या रह जाएगी? क्या वो हमसे समझौता करेगा? सर के बल करेगा। इतना तो जानते ही कि फरहाद की कोई भी साथी किसी दुश्मन के पीछे पड़ जाती है तो कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती। उसे अंदेशा होगा कि कभी ना कभी कोई ना कोई उसके करीब पहुंच सकता है, लिहाजा वो दोस्ती पर आमादा हो जाएगा। याद रखो, दुश्मन ख्वाह कितना ही शाहजोर हो, वो किसी न किसी पहलू से कमज़ोर होता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता ढूंढता है। हो सकता है वो हमारी दोस्ती में अपना तहफ़्फ़ुज़ समझता हो और अपने किसी मुफाद को बरकरार रखना चाहता हो। मैं इधर ट्रांसमीटर के ज़रिए दूसरों से राब्ता कायम कर रही हूँ, तुम उधर ख्याल ख्वानी के ज़रिए सज्जाद के पास जाओ। उसके ज़रिए ब्लैक शैडो से गुफ्तगू हो सकेगी। इस दौरान कोई दुश्वारी हो, कोई मसला दरपेश हो तो मुझे बता देना। मैं अपनी बिसात के मुताबिक मशवरा दूंगी। बाद में देखा जाएगा कि फरहाद को हम दोनों की मुश्तरका कार्रवाई पसंद आती है या नहीं। वह सज्जाद के दिमाग में पहुंच गई। सज्जाद एक कमरे में टहल रहा था, कभी बैठ जाता था, कभी उठकर एक खिड़की के पास जाता था और बाहर दूर के मनाजिर देखने लगता था। वो ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था, समझने की कोशिश कर रहा था कि जब उसे फरहाद अली तैमूर समझकर यहूदियों ने सारी दुनिया में कैदी की हैसियत से उसकी नुमाइश की थी, तो उस वक्त वो अपने आप को सज्जाद समझता था और फरहाद का रोल अदा करता जा रहा था। लेकिन कैद के दौरान अचानक ही वो सज्जाद की हैसियत से गुम हो गया, खुद को फरहाद समझता रहा। अब यही बात उसे परेशान कर रही थी कि वो किस तरह अपने आप को भूल गया था, किस तरह अपने आप को सिर्फ फरहाद समझ रहा था। जो सवालात उसके जहन में पैदा हो रहे थे उनका जवाब भी उसकी समझ में आ रहा था। वो सोच रहा था, जिस तरह ब्लैक शैडो ने तनवीमी अमल के जरिए मेरी सज्जाद वाली शख्सियत को जाहिर किया, उसी तरह हो सकता है फरहाद भाई ने मुझे तनवीमी अमल के जरिए फरहाद बना दिया हो और मेरी सज्जाद वाली शख्सियत को गुम कर दिया हो। मेरी समझ में यही बात आती है। तुम दुरुस्त समझ रही हो। रसवंती की सोच की लहरों को अपने दिमाग में सुनते ही वो चौंक गया। फौरन पलटकर सामने वाली दीवार को देखने लगा। वहाँ एक बड़ा सा आईना था, उसमें खुद को देख सकता था। वह तेजी से चलते हुए आईने के सामने आया, फिर खुद से पूछने लगा, क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? क्या ये बात मैं खुद सोच रहा था? कहीं ये ख्याल ख्वानी की लहर तो नहीं है? ये भी दुरुस्त सोच रहे हो। अब सोचो कि ख्याल ख्वानी किसके जरिए हो सकती है। ओह, मैं समझ गया, भाईजान आप हैं। मैं भाईजान नहीं, भाभी जान हूँ। उसने हैरानी से आईने में खुद को देखते हुए पूछा, कौन भाभी जान? मैं जानती हूँ फरहाद ने शायद ही तुम्हारे सामने मेरा जिक्र किया हो, क्योंकि मेरे और उनके दरमियान इख्तलाफात थे। वैसे मैं रसवंती हूँ। वो आईने में खुद को देखते हुए यूं मुस्कुराया जैसे भाभी जान को देख रहा हो। फिर उसने पेशानी पर हाथ ले जाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान का जिक्र ना करने से क्या होता है? आपको तो सारी दुनिया जानती है। मैं भला कैसे नहीं जान सकता? लेकिन बाबा साहब के इदारे में रहकर मैंने सुना था कि आप दिमागी तौर पर कमज़ोर हो गई हैं, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेंगी। ये बात पुरानी हो चुकी है। अब तुम्हारे भाईजान का दिमाग कमज़ोर हो चुका है, वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो कहाँ हैं? खैरियत से तो हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। अब उनके मुतल्लिक कुछ न पूछो। अगर दुश्मनों ने तुम पर तशद्दुद किया या तनवीमी अमल के ज़रिए मालूम किया तो तुम उन्हें सब कुछ बता दोगे। तुम्हें एक तजुर्बा हो चुका है। फरहाद ने तुम्हारे अंदर सज्जाद अली तैमूर की शख्सियत को छुपा रखा था। ब्लैक शैडो ने उसे जाहिर कर दिया। आप दुरुस्त कहती हैं। मैं भाईजान के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं करूँगा। ब्लैक शैडो का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? वह तुमसे किस किस्म के सवालात करता है? रवैया अभी तक दोस्ताना है।
वो इस इंतज़ार में है कि भाईजान टेलीपैथी के ज़रिए मुझसे या उनके किसी मातियत से राब्ता कायम करेंगे तो वो उनसे गुफ्तगू करेगा। तुम ब्लैक शैडो तक इतला पहुंचाओ कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो स्विच बोर्ड के पास आया। वहाँ उसने एक सुर्ख रंग के बटन को दबाया। उसकी सोच कह रही थी, इसी मकान के दूसरे कमरे में जहाँ घंटी बज रही है। थोड़ी देर में ही एक शख्स अंदर आकर अदब से खड़ा हो गया। फिर उसने पूछा, फरमाइए। मैं ब्लैक शैडो से राब्ता कायम करना चाहता हूँ। मेरी रसवंती भाभी उससे गुफ्तगू करेंगी। मैं अभी इंतजामात करता हूँ। वह चला गया। थोड़ी देर बाद ही एक ट्रांसमीटर लेकर आया। उसे एक मेज़ पर रखते हुए बोला, मैंने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। आप इसे ऑपरेट करें और उनसे गुफ्तगू करें। उसने ट्रांसमीटर को ऑपरेट किया। ज़रा सी देर में राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ से ब्लैक शैडो की रोब और दबदबा से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। हेलो सज्जाद, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सज्जाद ने कहा, रसवंती भाभी मेरे दिमाग में मौजूद हैं और तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे दिमाग में कोई मौजूद है? अब वो मादाम रसवंती हैं या मिस्टर फरहाद, हो सकता है उन दोनों में से कोई ना हो। तुम एक बार वहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर चुके हो सकता है इस वक्त कोई चक्कर चला रहे हो। रसवंती ने सोच के ज़रिए कहा, सज्जाद इससे कहो वो अपने किसी मातहत से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करे और उसे यहाँ बुलाए। अभी मेरी मौजूदगी साबित हो जाएगी। सज्जाद ने यही बात ब्लैक शैडो से कह दी। वहाँ उसका एक मातहत जो अभी ट्रांसमीटर लेकर आया था मौजूद था। उसने कहा, सर मैं यहाँ मौजूद हूँ। ब्लैक शैडो ने कहा, मैं मादाम रसवंती से मुखातिब हूँ। अगर वो मौजूद है तो मेरे मातहत के जरिए गुफ्तगू करें। सज्जाद वहाँ से हट गया। उसका मातहत ट्रांसमीटर के सामने आ गया। उसी वक्त वो औरतों के अंदाज में कहने लगा, हाय ब्लैक शैडो, मैं औरत जात हूँ, मुझे पर्दा करना चाहिए। तुम पर्दे में कहाँ छुपे बैठे हो? क्या यकीन आ रहा है कि मैं रसवंती बोल रही हूँ? ब्लैक शैडो ने अपने मातहत को डांट कर पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? अपनी आवाज़ में बोलो। रसवंती ने कहा, यह बेचारा अब तो वही बोलेगा जो मैं चाहूंगी। अलबत्ता इतनी रियायत कर सकती हूँ कि यह जनाना नहीं मर्दाना आवाज़ में बातें करे। लेकिन जो कुछ कहेगा मेरी मर्जी के मुताबिक कहेगा। मैं तस्लीम करता हूँ तुम मादाम रसवंती हो। अभी मुझे ताने दे रही थी कि मैं पर्दे में हूँ। तुमने फरहाद को पर्दा नशीन क्यों बना दिया है? ज़रा एक मिनट, मैं अभी फरहाद से पूछ कर बताती हूँ। रसवंती ने सोनिया को ब्लैक शैडो से होने वाली गुफ्तगू मुख्तसर तौर पर सुनाई। फिर पूछा, मैं क्या जवाब दूँ? सोनिया ने उसे जवाब दिया। वो ब्लैक शैडो के मातहत के दिमाग में दोबारा पहुंचकर ट्रांसमीटर के सामने बोली, फरहाद कहते हैं औरतें पर्दा करती हैं शर्म से, मुजरिम पर्दा करते हैं कानून के डर से, और फरहाद जैसे गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले मजबूर होकर कातिलों और साजिशों करने वालों से पर्दा करते हैं, खुद को छुपा कर रखते हैं। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? जवाबन कह कहा सुनाई दिया, उनसे मिलने का मतलब ये हुआ कि मुझे भी उनके रूबरू आना होगा। मैं तो नहीं आ सकता। फिर वही बात हुई ना कि तुम डर से नहीं आते और फरहाद मजबूरी से नहीं आते। लिहाजा जो भी मामला तय होंगे वो मुझसे होंगे। उसने हंसते हुए कहा, मालूम होता है कि फरहाद की कोई गोड फंस गई है, इसलिए अपनी घरवाली को भेजा है। तुमने फरहाद की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये भी पढ़ा होगा कि जहाँ कहीं फरहाद की गोड फंसती है वहाँ सोनिया आगे आती है। दुआ करो वो वादिया काफ में मसरूफ़ रहे। अगर वहाँ से निकलेगी तो हमें पूरा यकीन है सीधी तुम्हारी शारग तक पहुँचेगी। मैं मानता हूँ वो एक दहशत है, उसका नाम सुनकर बड़े बड़े दहशत गर्द थर्राते हैं, लेकिन मैं तो एक साया हूँ। आज तक भला कोई साय को पकड़ सका है? ये बात उस दिन के लिए छोड़ दो जब वो साय की गर्दन अपनी मुट्ठी में पकड़ लेगी। अभी मैं एक मसले पर गुफ्तगू करने आई हूँ। मैं सुन रहा हूँ। तुमने जो डमी फरहाद आला बीबी के हवाले किया था, आला बीबी ने उसे यहूदियों के हवाले कर दिया। अब वो तेल अबैब में है और वहाँ के हुक्काम उसे फरहाद अली तैमूर समझ रहे हैं। मुझे मालूम है मेरे ज़राए बहुत वसी हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ इसराइली हुक्काम खुश फहमी में मुब्तला रहें और तुम्हारी भेजी हुई डमी को फरहाद समझते रहें। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, मगर इसमें मेरा क्या फ़ायदा बताओ? क्या ये फ़ायदा कम है कि हम दोस्त बने रहेंगे? दूसरी तरफ थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। उधर ट्रांसमीटर के जरिए हौले हौले खटखट की आवाज़ आ रही थी। फिर उसने कहा, तुम लोगों की दोस्ती से मुझे फ़ायदा भी पहुंचना चाहिए। बेशक फ़ायदा पहुंचेगा, बोलो क्या चाहते हो? वही जो बड़े बड़े ममालिक और बड़ी बड़ी ख़तरनाक तंजीमें चाहती हैं। तो मेरे 5 आदमियों को वादी काफ में आने की इजाज़त दे दो। मुझे मंजूर है। हमने चंद ममालिक से 5-5 अफराद को आने की इजाज़त दी है। तुम अपने 5 आदमी वहाँ भेज सकते हो। मादाम रसवंती, ये तो कोई दोस्ती ना हुई। जो दूसरों को सहूलत दी जा रही है वही मुझे भी दी जा रही है। दोस्ती से कहते हैं कि दूसरों के मुकाबले में फौकियत दी जाए। हमारे आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब रहने का मौका दिया जाए, अपने अहम मामलात में शरीक किया जाए, वरना फिर दोस्ती क्या रही? मुझे अफसोस है मैं इतनी ही रियायत दे सकती हूँ। दोस्त बनकर थोड़ा फ़ायदा पहुँचा रही हो और मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रही हो। मैं जानता हूँ मेरे डमी फरहाद के ज़रिए तुम लोग सिर्फ इसराइली हुकाम को नहीं, बल्कि सुपर मास्टर, मास्क मैन और दूसरे ममालिक को भी इसी खुशफहमी में मुब्तला रखते आए हो, और अब भी यही करना चाहते हो। मेरा डमी फरहाद तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसलिए जितना फ़ायदा मुझसे उठाया जा रहा है उतना ही मुझे भी चाहिए। तो फिर ब्लैक शैडो सुनो, हमसे एक बहुत बड़ा फ़ायदा तुम्हें ये पहुंचेगा कि हमारे दोस्ताना रवैये के बायस तुम्हारे बहुत से अहम और वफादार मातिहत जिंदा सलामत रहेंगे।
उसने ज़रा सख्त लहजे में पूछा, तुम धमकी दे रही हो? तुम क्या जानती हो कि मेरे अहम लोग कहाँ हैं और किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तुम शायद इस खुशफहमी में हो कि सज्जाद के पास जो मेरे आदमी हैं वही सब कुछ हैं। हमारी मालूमात इतनी महदूद नहीं होती। सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी फरहाद से मशवरा करके तुमसे बात करती हूँ। उसने सोनिया को बताया कि अब तक ब्लैक शैडो से क्या बातें होती रहीं और अब किस चैलेंज का सामना है। सोनिया ने उसे फिर मशवरे दिए। वो उसके मुताबिक ब्लैक शैडो को मुखातिब करते हुए कहने लगी, हाँ तो सुनो, माफिया जैसी खतरनाक तंजीम से अभी तक हमारा टकराव नहीं हुआ। शायद माफिया वाले हमसे कतराते हैं, हम उनके करीब कभी नहीं जाते जो हमसे कतराया करते हैं। अगर तुमने समझौता ना किया तो आज से माफिया के अहम अफराद रातों को सोना भूल जाएंगे। उन्हें जो नुकसान पहुंचेगा और उनके जरिए तुम्हें जो नुकसान पहुंचेगा उसका अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो। अब दूसरी बात सुनो, गोल्डन रैकेट जैसे कई इदारे हैं जिन्हें ब्लैकमेल करके तुम अच्छी खासी रकम समेट लेते हो। आज के बाद से जितनी रकम उनसे समेटोगे वो हम अपनी तहवील में ले आएंगे। यकीन ना हो तो आजमा लेना। अब तीसरी बात सुनो, तुम्हें क्रिस्टोफर मिकी की तादाद तो मालूम ही होगी। जरा गिनकर बताओ इस दुनिया में कितने क्रिस्टोफर मिकी हैं। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। इस खामोशी में फिर वही खटखट की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, मैं ऐसे तमाम मुजरिमों को जानता हूँ जो एक नहीं 10 के रूप में होते हैं, लेकिन वो एक ही होते हैं और 10 को आलाकार बनाए रखते हैं। शाबाश, तुम बड़ी सादगी से अपनी हकीकत बयान कर रहे हो। वो बेचारे 10 क्रिस्टोफर मिकी ये नहीं जानते कि उसके बॉस का नाम ब्लैक शैडो है। क्या? दूसरी तरफ से चौंकने की आवाज़ आई। फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी में वो खटखट की आवाज़ ज़रा तेज़ हो गई और वो आवाज़ जल्दी जल्दी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मशीन तेज़ी से चलने लगी हो या जैसे कोई दीवार में कील ठोंक रहा हो, या फिर वो ब्लैक शैडो जहाँ बैठा हुआ था वहाँ मेज़ पर उंगलियों से तबला बजा रहा हो। रसवंती मुस्कुराने लगी। ब्लैक शैडो की एक कमज़ोरी सामने आ गई थी। ये इंसानी फितरत है, वो जब खामोश रहता है या सोचता रहता है तो कागजात पर यूं ही दस्तखत करता जाता है। कोई आदतन कागज़ पर फूल पत्तियां बनाता रहता है या परेशानी के आलम में मेज़ पर हाथ मारता है। अगर उसे मौसीकी से लगाव हो तो वो गैर शऊरी तौर पर उंगलियों से तबला बजाने लगता है। इंसानी नफ्सियात का मुतालिया किया जाए तो आदमी तन्हाई में, परेशानी में, सोचने के दौरान अजीबोगरीब हरकतें करता नजर आता है। बहरहाल एक बात मालूम हो गई थी कि ब्लैक शैडो सोचने के दौरान मेज़ पर उंगलियों से तबला बजाता है। तभी वो खटखट की आवाज़ आ रही थी। रसवंती ने पूछा, खामोश क्यों हो गए? तुम तो साया हो, वजूद नहीं हो। क्या साया भी सोचती हैं? वो ठहरे हुए लहजे में बोला, दुनिया अगर फरहाद की टीम को मानती है तो इसकी वजह यही है कि इस टीम के हर फर्द को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना आता है। मैं मानता हूँ तुम लोगों की मालूमात बहुत वसी हैं, ज़राए भी वसी हैं। मैं और ज़्यादा मोहतात रहूँगा। इतना तो मुझे यकीन है कि जब टेलीपैथी जानने वाले मुझ तक नहीं पहुँच सकते तो फिर मौत के सिवा कोई मेरे करीब नहीं पहुँच सकेगा। इसके बावजूद बहुत मोहतात रहूँगा। तुमने मुझे चौंका दिया है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखना क्या होता है। फिलहाल ये बताओ, तुम हमारी बात मानते हो या नहीं? मुझे अपने खास मातियतों और अपने मुनाफे से गहरी दिलचस्पी है, इसलिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन मेरे 5 आदमी वादी काफ जाएंगे। मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखो, अगर उन 5 आदमियों ने कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वहां से जिंदा वापस नहीं आएंगे। मैं उन्हें समझा दूंगा। सज्जाद को 3 घंटे के अंदर अंदर बाबा साहब के इदारे में पहुंचा दो। मैं जा रही हूँ। ज़रूरत हुई तो फिर राब्ता कायम करूंगी। ब्लैक शैडो ने कहा, मादाम 1 मिनट पहले यह तय हो जाए कि मेरे आदमी वादी काफ किस तरह पहुंचेंगे और आप उन्हें किस तरह शनाख्त करेंगी। ये तय करना ज़रूरी नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए सामान पहुंचा चुका है। उसके आदमी हमारे पास आएंगे। अब तुम अपनी जहानत और मनसूबाबंदी का मातम करो। मैं जा रही हूँ। रसवंती खामोश हो गई। दूसरी तरफ भी खामोशी रही, लेकिन वही खटखट की आवाज़ सुनाई देती रही। यकीनन ब्लैक शैडो हैरान और परेशान होकर अपनी जहानत और मनसूबाबंदी का मातम कर रहा होगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रसवंती और फरहाद वगैरह किस तरह उसके अहम और वफादार मातियतों को जानते हैं और उसके तरीक़ाकार को भी समझते हैं। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उनके कॉटेज में टार्टर गलबा भी आ गया था। रसवंती सोनिया को मुखातिब करना चाहती थी। इससे पहले उसने कहा, यहाँ आ जाओ, अभी मास्क मैन से राब्ता कायम हो रहा है। वो उनके करीब जाकर बैठ गई।